राइट, हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। क्लास 10 की एनसीईआरटी कर रहे थे। ओके, सो क्लास 10 की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। सारी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, 9 10th 11th 12th, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर क्लास 6 to 8, तो 6 से 8 के बीच की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में आपको क्यू खुद ढूंढने होंगे। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वहां पर आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा, वहां के टॉपिक्स उठा के आपको रिसर्च करके अपना नोट्स बनाना होगा। वेयर एज व्हेन यू गो इनटू क्लास 11 12th एंड 10th एनसीईआरटी, तो वहां से डायरेक्ट आपको कंटेंट मिल सकता है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट हाउ टू रीड क्लास 6 to 8 और मे बी क्लास 6 to 9 एनसीईआरटी एंड हाउ टू रीड क्लास 10 to 12 एनसीईआरटी, राइट? All right. So let us see first chapter, resources and development. तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। रिसोर्सेज तो हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 6 या 7 के एनसीईआरटी में था। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओरिजिन, ये जो हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको सेगमेंट कर सकते हैं। बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक फ्रॉम बायोस्फेयर, ए बायोटिक जो हम नॉन लिविंग रिसोर्सेज बोल सकते हैं। ओके, तो उसके बाद रिन्यूएबल, दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड। ऐसे रिसोर्सेज जिसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, जैसे सन। ऐसा है क्या कि धूप खा लोगे जाके तो उसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। आज धूप खा लिया तो परसों ही मिलेगा। धूप तो कांस्टेंट है ना, धूप तो कांस्टेंट है। यस। एंड नॉन रिन्यूएबल, इट अकर्स ओवर जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है। सो नॉन रिन्यूएबल मतलब, अब जैसे आपने 1 लीटर पेट्रोल फूक दिया, अब वो 1 लीटर पेट्रोल कभी वापस नहीं आने वाला, आपकी लाइफ टाइम पे तो नहीं आएगा। ठीक है। वो जो 1 लीटर पेट्रोल है, उसको बनने में कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो आपने 1 लीटर फूका है, तो वो वापस नहीं आने वाला। ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई आप कैसे कर सकते हो? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में समथिंग कॉल एज ग्लोबल कॉमन्स हम कहते हैं। डू यू गाइस रिमेम्बर क्या कहते हैं हम? ग्लोबल कॉमन्स, करेक्ट। उसके बाद नेशनल में you have got the territorial waters, you have got the exclusive economic zones, you have got national resources, जैसे कि हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज, करेक्ट। कम्युनिटी लेवल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपके पार्क्स हो गए। और इंडिविजुअल रिसोर्सेज जैसे आपकी गाड़ी, जैसे आपका लैपटॉप, जैसे आपका टैबलेट, मोबाइल फोन। ओके। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स मतलब, अब सपोज एक खाली जमीन है, दैट हैज पोटेंशियल, लेकिन उस पर कुछ बना नहीं है, उससे कुछ जनरेट नहीं हो रहा, उस पर कोई एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। अब डेवलप्ड स्टॉक मतलब क्या है? वो डेवलप हो चुका है, वो पर्टिकुलर जमीन पे खेती हो रही है या उस पर कुछ फैक्ट्री बनाया हुआ है, तो उस जमीन का पोटेंशियल आपने क्या किया? यूटिलाइज कर दिया। एंड देन रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है? अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसको आप डेलिबरेटली, ओके, उसको आप डेलिबरेटली रख रहे हो। तो इसमें क्या पढ़ोगे रिजर्व में? डू यू गाइस नो अबाउट आवर ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स? हमारे ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के बारे में आपको पता होगा। तो उसमें क्या है, हम थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स, ओके, उसको क्या रख रहे हैं? स्ट्रेटेजिक रिजर्व में। तो डू यू गाइस नो वेयर इट इज स्टोर्ड? वेयर इट इज स्टोर्ड, कहाँ कहाँ पे स्टोर्ड है? तो देर आर 3 प्लेसेस जहां पर हमारा स्टोर्ड है। कहाँ कहाँ पे है? सबसे पहले मैंगलोर में है। यस, यू आर करेक्ट, वेरी गुड। दूसरा विजाग में है, विशाखापट्टनम। और एक पदूर में है। ओके, दैट इज उडुपी। इट इज ऑल्सो इन कर्नाटक। ओके, तो ये क्या है हमारा? मैंगलोर, विजाग। और इज विजाग एंड विशाखापट्टनम द सेम ना? विजाग तो विशाखापट्टनम को ही बोलते हैं ना? ठीक है। यस, ओके, हाँ। क्या हो गया आपको? आप विजाग सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ठीक है, आप भी सही। वेरी गुड। ओके,
सो ठीक है, मैंगलोर, विजाग और पादू, तीन है आपका, उडुपी में है दो आपके। ये ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है, इन्होंने क्या किया है, बहुत अंदर तक, ये बहुत अंदर तक इन्होंने केव्स बना के वहां पर इसको रखा है। कब यूज आएगा ये आपका, वॉर के समय यूज आएगा। ओके, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, वैजाग, विशाखापट्टनम बोल देते हैं तो बड़ा कंफ्यूज है। डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्लोरा, fauna, fisheries and livestock. Okay, abiotic resources it is composed of non-living things such as rocks and metals. Okay, so biotic resources आपको पता है, जैसे फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, आपके फिशेस हो गए, लाइफ स्टॉक्स हो गया, वो आपका बायोटिक रिसोर्सेज होता है। ये बायोटिक रिसोर्सेज में क्या हो जाता है, वो आपका वही रिसोर्सेज है जो नॉन लिविंग थिंग से डिराइव होता है, जैसे कि रॉक्स और मेटल्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इट कैन बी रेप्लेनिश्ड, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, समथिंग विच कैन बी रेप्लेनिश्ड, जैसे सोलार, विंड एनर्जी एंड वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इट अकर्स ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल। ओके, ओनरशिप कैटेगरी में फिर यही होता है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वी हैव रेड। अब रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कैसे करना, हाउ डू यू डेवलप रिसोर्स, तो दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज क्या है, वो डिप्लीशन या इकोलॉजिकल क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, कैसे रिसोर्स अभी यूज करना है ताकि फ्यूचर वाले जनरेशन को भी हम हेल्प कर सकें, उसको क्या बोलेंगे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, conservation of resources, so overutilization leads to socio-economic and environmental problems। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आपको हर लेवल पे चाहिए होती है, ठीक है। अब यहां पर समझो, लेट अस टॉक अबाउट द लैंड यूज पैटर्न, किस किस टाइप से आप लैंड यूज पैटर्न को देख सकते हो। तो सबसे पहले फॉरेस्ट। ओके, देन फॉरेस्ट वाला लैंड तो अलग अलग टाइप का होता है, फॉरेस्ट वाला लैंड, some forests are reserve forest, some forests are classified as urban forest, some some forest में एक और कैटेगरी है टॉफ का। व्हाट इज टॉफ, कैन एनीबॉडी लेट मी नो, हमने पीटी 365 में टॉफ के बारे में पढ़ा। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, यू guys remember about trees outside forest, TOF, टॉफ। ओके, सो इसको जरूर देखना। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो उसमें बैरन और वेस्ट लैंड आता है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, तो वो जो है वहां पर आप उसको आप क्या कर सकते हो, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि किसी बिल्डिंग में, किसी भी बिल्डिंग में आपने सॉरी किसी भी लैंड पे आपने पार्सल लैंड पे अगर बिल्डिंग बना ली, तो फिर क्या होगा, दैट लैंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इट इज एज सिंपल एज दैट। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या हो सकता है, परमानेंट पैस्चर या ग्रेजिंग लैंड, जिसपे बकरी चराना या भेड़ भेड़ चराने के लिए आप यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, कल्चरल वेस्ट लैंड, समथिंग विच इज अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो आपको याद होगा बंजर के बारे में हमने बात की थी, बंजर जमीन। बहुत सारे टाइप्स ऑफ लैंड्स थे गुप्ता एम्पायर में, मुगल एम्पायर में, उसमें से कुछ लैंड जो थे, ओके, कुछ लैंड जो थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, समथिंग विच वाज लेफ्ट फैलो, तो वो, ओके, वो जो है दैट वाज कॉल्ड टू बी भंग, सॉरी कॉल्ड टू बी बंजर, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है इसको याद जरूर रखना, ओके, उसको याद जरूर रखना, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको याद होगा, तो व्हाट डू वी यूज टू कॉल द अनफर्टाइल लैंड, गुप्ता एम्पायर में, ओके, अमरकोश में अगर आपको याद होगा, तो वी हैड स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। सो देयर वाज, ओके, देयर वाज समथिंग कॉल्ड खिला, डू यू गाइस रिमेंबर खिला, खिला वाज, किल नहीं, खिला, यू आर करेक्ट ऑन दैट, खिला करके, इट वाज कॉल्ड एज वेस्ट लैंड, ऑलराइट, इट वाज कॉल्ड एज वेस्ट लैंड, ठीक है।
ओके, fallow land. So current fallow मतलब something which is uncultivated for one or less than one agricultural year. Other than current fallow, something which is uncultivated for 1 to 5 agricultural years. Okay. Net sown area. So area sown more than once in an agricultural year. All right. तो ये जो है बहुत सारा, अगर आप देखोगे राइस और वीट एक ही लैंड पे, राइस और वीट दोनों का कल्टीवेशन होता है विद इन एन ईयर। जहां पर राइस का हार्वेस्ट होता है तो तुरंत 1 महीने के अंदर वीट का सोइंग स्टार्ट हो जाता है ना। व्हेन यू हार्वेस्ट राइस, तो बहुत पंजाब में ये होता है, इन पंजाब दिस थिंग हैपेंस। ओके। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सो पंजाब एंड हरियाणा हैव ओवर 80% नेट सोन एरिया, while Arunachal, Mizoram, Manipur, and Andaman have less than 10%। मतलब अगर मान लो पंजाब और हरियाणा में 100 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 80 स्क्वायर किलोमीटर में खेती हो रही है। तो पंजाब और हरियाणा से ही हमने बिग फार्मर का कंसेप्ट लेके आए। फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा ओनली ये बिग फार्मर वाला कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान में 10% से कम। ओके, दे हैव लेस देन 10% एरिया विच इज नेट सोल। उसके पीछे का रीजन क्या है? ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। कैन आई से ज्योग्राफी और एंड पॉपुलेशन? बिकॉज अरुणाचल में अगर आप देखोगे मेजोरिटी एरियाज माउंटेनस है, मणिपुर में मेजोरिटी एरिया माउंटेनस है, अंडमान सेम प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी, एंड पॉपुलेशन इज लेस। तो उसको सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर उतना नहीं यूज होता है और बाहर पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉरेस्ट एरिया 33%। ओके, हम लोग का वो है, टारगेट है कि हम इंडिया के 33% एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करें। सो दिस इज द डिजायर्ड एरिया विच वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। ओके, नेशनल फॉरेस्ट एरिया 1952। यस, ये 2019 वाला है। 2021 से हमें वैसे देखना होगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है वो हर 2 साल पे आती है, और अभी 2023 वाली आई नहीं है। ओके, 2023 वाले का इंफॉर्मेशन अभी आया नहीं है। अभी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी 2021 वाला ही है। सो अगर मान लो कि प्रीलिम्स तक नहीं आता है तो हमें जो है 2021 वाले डेटा के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके। Wasteland, so it includes rocky, arid, and desert area, as well as land used for settlements, roads, railways, and industry। तो ये wasteland जो होता है, okay, ये wasteland जो होता है, अभी जस्ट हमने बात की थी, even in the Gupta period, this used to be the case that some land used to be said to be uncultivable। लेकिन अब जैसे मान लो कि wasteland पहले ज्यादा होता था कि अब ज्यादा होता है? वेस्टलैंड पहले ज्यादा होता था कि अब ज्यादा होता है? In the ancient times, wasteland used to be more, or in the modern times used to be more? In the ancient times used to be more. Why? Because of irrigation। आज के डेट में इवन इफ यू हैव हर्ड अबाउट इंदिरा गांधी कैनाल टू राजस्थान, तो जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसके वजह से राजस्थान में बहुत जगह पे, जहां पहले एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, जहां पर पहले सिर्फ ये हम उगाते थे बाजरा और मिलेट्स उगाते थे, वहां पर भी अब राइस और व्हीट का कल्टीवेशन हो रहा है। तो यहाँ करेक्ट, तो अब जो है फर्टिलाइजर का भी कंसेप्ट आ गया, तो पहले के मुकाबले हम बहुत ज्यादा अब प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, पहले इट वाज अनथिंकेबल टू हैव सरप्लस फूड इन योर हाउस। किसी जमींदार या किसी जागीरदार या किसी मनसबदार के ही घर पे एक्स्ट्रा खाना होता था। people they used to have a very hand to mouth existence। Okay, it was not until the modern times when we had this whole concept of green revolution and excess production, fertilizers, irrigation, improvements in irrigation, that we started to have extra food। Okay, लैंड कंजर्वेशन में तो इसमें क्या करोगे? लैंड कंजर्वेशन में यूएनसीसीडी का
यूएनसीसीडी के वेबसाइट पे आपको 5 से 10 मिनट स्पेंड करना है और आपको नोट्स बनाने, ठीक है। कंटिन्यूअस लैंड यूज विदाउट कंजर्वेशन मेजर हैज लेड टू द डिग्रेडेशन। तो ये डिग्रेडेशन क्यों हुआ है? कंटिन्यूअस लैंड यूज की वजह से हुआ है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या क्या है? माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, वाटर लॉगिंग एंड डस्ट फॉर्मेशन। तो ये सारा जो है आपको प्रॉब्लम पता चलेगा कितना सिवियर है व्हेन यू विल विजिट द यूएनसीसीडी वेबसाइट। कंजर्वेशन मेजर, व्हाट आर द कंजर्वेशन मेजर्स? तो अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट, planting shelter belts, control on overgrazing, and stabilizing sand dunes with thorny bushes। तो ये वाला जो है कंजर्वेशन मेजर्स लिया जाता है। अभी चाइनीज लोगों ने गोबी डेजर्ट में दे हैड पुट इन अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन ट्रीज। और वो 1 बिलियन ट्री, 100 करोड़ के करीब ट्री क्यों लगाया है? उसके पीछे का ये रीजन है that they wish to arrest the expansion of desertification को of China, उसको क्या करना चाह रहे हैं? अरेस्ट करना चाह रहे हैं। and they have been successful in that. They have been very successful in that. Why they have been successful? Because on the ground एक तो उन्होंने काम किया, दूसरी चीज क्या है? that आज के डेट में the Gobi desert has become a forest। कुछ पैचेस हैं गोबी डेजर्ट में विच हैव बिकम फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द चाइनीज। ऑलराइट, तो यही सेम चीज जो है हम थार डेजर्ट में करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। I'll just send you I'll just send you the हाँ, उसको ग्रेट ग्रीन वॉल बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड द ग्रेट ग्रीन वॉल। ये चाइना में प्रेजेंट है। ओके, और वो जो है 1 बिलियन ट्री जो है उसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही थी? दैट जो गोबी डेजर्ट है हर साल अराउंड 4,000 किलोमीटर ऑफ चाइनीज लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट कर रहा था। और उसके वजह से चाइना जो है, चाइना फियर्ड दैट इन द कमिंग 100 years गोबी डेजर्ट जो है, ओके, गोबी गोबी डेजर्ट जो है वो इसको प्रॉब्लम कर देगा। यस, देयर वाज दिस, आई थिंक सहारा डेजर्ट में भी था, बट ये ग्रेट ग्रीन वॉल चाइना का भी है। एक ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीका का भी है, एक ग्रेट ग्रीन वॉल चाइना का भी। करेक्ट, ओके। तो यही चीज हम थार में भी करना चाह रहे हैं। ओके, इज देयर एनी आर्ग्यूमेंट दैट सपोर्ट्स नीड फॉर मिनिमम डेजर्ट लैंड? डेजर्ट भी अपने अपना इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियसली नेचर के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ओके, नेचर के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अरेस्ट तो कर ही सकते हो ना, जब नेचर आपके साथ छेड़छाड़ करने लगे तो। ओके, सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड अ लिविंग सिस्टम। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कितना है? तो आपको पता है सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया में कितने सॉइल्स हैं? 8 इन टोटल। देयर आर 8 सॉइल्स दैट वी टॉक अबाउट। तो जरा देखते हैं कौन कौन से सॉइल है। एलुवियल सॉइल, इट इज डिपॉजिटेड बाय द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ पे है। नॉर्थ इंडिया, ओके, ये गंगा सिस्टम क्या है? गैंजेटिक बेल्ट जो है। ब्रह्मपुत्र क्या है? नॉर्थ ईस्ट में असम। ऑलराइट, so it covers the northern plain, the alluvial soil. It extends to Gujarat, Rajasthan, and eastern coastal plain, that is the deltas of Mahanadi and Godavari. Composition क्या है? It contains varying proportion of sand, silt, and clay. The soil near river valleys is coarse, while upper reaches have finer particles. बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिवर वैलीज के पास का जो सॉइल होता है वो कैसा होता है? कोर्स होता है। और अपर रीचेस वाला कैसा होता है? फाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एलुवियल को क्या बोलते हैं? बंगार बोलते हैं। उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स। कंकड़ समझते हो ना? कंकड़ पत्थर हम बोलते हैं, कंकड़ चुभ गया मेरे पैरों में। ओके, तो वो बहुत फाइन रॉक्स टाइप का होता है। ऑलराइट, एंड देन देयर इज न्यू एलुवियल दैट इज कॉल्ड खदार। इट इज मोर फर्टाइल विथ फाइनर पार्टिकल्स, तो विच इज बेटर?
फाइनर पार्टिकल्स वाला बेटर होगा, बिकॉज आपको प्लाविंग करने में, बंगार में प्लाविंग करने में आपको दिक्कत होगी, वेराज यहाँ पर खदार में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, केमिकल कंपोनेंट्स क्या होता है? पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। क्या क्या होता है? पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या क्या होते हैं? शुगर केन, पैडी, व्हीट, अदर सीरियल, पल्सेस। ओके, क्या क्या होता है, कौन कौन से क्रॉप्स उगा सकते हो आप? शुगर केन उगा सकते हो, पैडी उगा सकते हो, व्हीट उगा सकते हो, पल्सेस और सीरियल्स उगा सकते हो। ठीक है। सॉइल्स इन ड्रायर एरियाज, दे आर मोर अल्कलाइन। ठीक है। ब्लैक सॉइल, so black soil is black in color, obviously characteristic feature. It is also known as रेगूर और ब्लैक कॉटन सॉइल। तो यहाँ समझ में आ गया होगा वाई, मतलब ब्लैक सॉइल में क्या इंपॉर्टेंट क्रॉप उगता है। आपको मैंने बताया था ना, रीयूनियन, वाई द डेक्कन एरिया हैज द ब्लैक सॉइल, इट इज बिकॉज ऑफ द रीयूनियन वोल्केनिक हॉटस्पॉट। ओके, जब इंडिया जा रहा था टेथिस सी के तरफ और ये यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रहा था, तो बीच में रीयूनियन आइलैंड्स करके है, वहां पर जो है हमारे जो हमारा पेनिनसुला है वो उसके तरफ से गुजरा था। और वो पूरा एरिया जहां पर आज आप ब्लैक सॉइल देखते हैं, वो पूरा एक वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी वहां पर, बिकॉज ऑफ द रीयूनियन हॉटस्पॉट। ऑलराइट, it is ideal for cotton cultivation due to its texture. It is composed of extremely fine clayey material. ये किससे बना है? Extremely fine clayey material से बना है, which is derived from lava flow. ठीक है। ये lava flow कहां से आया है? Reunion volcano से आया है। Development factor, it is primarily influenced by the climatic condition and parent rocks. It is rich in soil nutrients like calcium carbonate, magnesium, potash, and lime, but it is poor in फॉस्फोरिक कंटेंट। तो इसमें क्या कमी है? इसमें ये कमी है कि इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट खराब है, कम है। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? फॉस्फोरिक कंटेंट जो है वो कम है, इसीलिए यहां पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से रीजन में है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश। ओके, एक्सटेंड साउथ ईस्ट अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। कहां कहां पे एक्सटेंड करता है? गोदावरी और कृष्णा वैली पे एक्सटेंड करता है। ऑल राइट, आई होप दिस इज फाइन। वाटर रिटेंशन इसका ज्यादा, ओके, इट इज नोन फॉर इट्स हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें क्या है? इट हैज हाई वाटर होल्डिंग। यहीं से देखो, मैंने एक क्वेश्चन ही बना लिया। आई कैन सेंड यू अ क्वेश्चन राइट नाउ। तो इसीलिए 10th की एनसीईआरटी तो आपको बहुत अच्छे से करनी है, 11th की तो और अच्छे से करनी है, 12th भी ठीक ठाक आप कर सकते हो, 11th लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज स्टिकी व्हेन वेट, डिफिकल्ट टू वर्क विथ अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर रेन और ड्यूरिंग प्री मॉनसून पीरियड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको व्हेन व्हेन इन बारिश होती है तो वहां पर क्या होता है, उसके साथ काम नहीं कर सकते आप, बिकॉज इट बिकम स्टिकी द ब्लैक सॉइल। इसीलिए आपको क्या करना होता है? आपको रेन के बाद तुरंत, ऑलराइट, रेन के बाद या तो आप तुरंत उसको टिल कर दो, या दूसरी चीज क्या है, आप प्री मॉनसून पीरियड में, ओके, आप क्या करो, प्री मॉनसून पीरियड में आप उसको टिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये मैंगो शावर्स के आसपास आपको टिल करना होता है? बिकॉज मैंगो शावर क्या होता है? प्री मॉनसून शावर, इफ यू गाइस रिमेंबर द प्री मॉनसून शावर्स, काल बैसाखी वाला याद होगा आपको, काल बैसाखी शावर्स और द प्री मॉनसून शावर्स, तो वहां पर आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल में। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सो ये जो होता है, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द लो रेनफॉल एरियाज ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेटू। तो अब जैसे आपने देखा कि डेक्कन में तो यार ब्लैक सॉइल ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी एरियाज है जहां पर क्या हो रहा है दोस्त, जहां पर रेनफॉल कम है, तो वहां पर कैसे सॉइल बन रहा है? रेड एंड येलो सॉइल। reddish color is due to iron diffusion
in crystalline and metamorphic rocks. It appears yellow in hydrated form. तो वही रेड सॉइल जब हाइड्रेटेड हो जाता है तो वो येलो दिखने लगता है, रेडिश कलर होता है, नॉट एग्जैक्टली रेड कलर होता है, रेडिश टाइप का कलर होता है. ओके, तो ये कहाँ होता है? ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे बनता है. ओके, कहाँ पर? ईस्टर्न और सदर्न डेक्कन प्लेट्यू पे. ओके, कौन कौन से रीजन्स में होता है? इट इज फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts of middle Ganga plain and along the Piedmont zone of Western Ghats. ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा प्लेन के भी आसपास आपको मिल जाएगा, और पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे मिलेगा. तो व्हाट इज पीडमोंट? व्हाट डज पीडमोंट मींस? So Piedmont is generally a gentle slope. Okay, it's a gentle slope. Correct. Foothills. Very good. Near the foothills of mountains. अब हम आ जाते हैं लैटेराइट सॉइल पे. So it is derived from the Latin word latter, which means bricks. It is developed in tropical and subtropical climate, जहां पर alternate wet और dry season होते हैं. Okay. It results of intense leaching due to heavy rainfall, leading to deep to very deep acidic soil. Okay. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इंटेंस लीचिंग होता है हैवी रेनफॉल की वजह से, which leads to deep to very deep acidic soil. तो यहाँ पर याद रखना लैटेराइट सॉइल क्या होता है. यहाँ पर लीचिंग होता है, इंटेंस रेनफॉल, और लीचिंग की वजह से क्या होता है? एसिडिटी या एसिडिक सॉइल डेवलप हो जाता है. ओके. न्यूट्रिएंट कंटेंट, इट लैक्स इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ये क्या करता है? इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है. प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, सो इट इज ह्यूमस रिच under deciduous and evergreen forest, humus poor in sparse vegetation and semi-arid environment. Distribution क्या रहता है? It is found in the southern states, western ghats, Odisha, parts of West Bengal और northeast region. It is useful for growing tea and coffee. Please remember, laterite soil जो है, it is useful for what? Growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala is suitable for cashew nut cultivation. So कैशू कल्टीवेशन के लिए आप रेड लैटराइट सॉइल पे उगा सकते हो. तो कैशू आप देखा है कैसे कैशू बनता है? तो पेड़ होता है बेसिकली, उसमें एक फ्रूट से एक काजू निकलता है, इस टाइप का फ्रूट होता है, और उसमें ऐसे काजू रहता है. वेट मिनट, ऐसे मान लो फ्रूट है, तो उसमें से काजू जो है वो इस तरीके से निकलता है. तो वेरी, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्सपेंसिव. दैट्स व्हाई इट इज वेरी एक्सपेंसिव. काजू जो है इसीलिए इतना एक्सपेंसिव होता है. रेड लैटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल. ठीक है, ये यहां से आपका होता है. एरिड सॉइल, एरिड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, सैंडी टेक्सचर, सलाइन नेचर. what is the characteristic? Sandy texture or saline nature. It lacks humus and moisture due to the dry climate and faster evaporation. Dry, okay. Correct, you're correct. Dry climate and faster evaporation. गोवा में बनता है, आई थिंक. दैट इज काजू का जो वाइन होता है, दैट इज आई थिंक मेड इन गोवा, और उसको पैरों से, उसको पैर से बनाते हैं. सो गुड लक ड्रिंकिंग दैट. कंकड़ फॉर्मेशन, सो लोअर हॉरिजोन ऑक्यूपाइड बाय कंकड़. कंकड़ पत्थर तो हिंदी में बोलते हैं. ओके, ओके. कैल्शियम रिच, हिंडरिंग वाटर इनफिल्ट्रेशन. तो कंकड़ क्या करता है? वो एक तरीके से रोकता है एरिड सॉइल्स में वाटर जाने से. और कैल्शियम रिच कंकड़ जो होता है वो कैल्शियम रिच होता है. ठीक है, विच हिंडर्स वाटर इनफिल्ट्रेशन. कल्टीवेशन पोटेंशियल विथ प्रॉपर इरिगेशन. यहां पर भी आप कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली जो ईल्ड है वो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको एलुवियल सॉइल में मिलता है. ठीक है. फॉरेस्ट सॉइल, सो it is found in hilly and mountainous area with sufficient rainforest. Okay, all right.
ठीक है, तो ये फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पर मिलेगा आपको? हिली और माउंटेनस एरिया में, जहां पर आपको सफिशिएंट रेन देखने को मिलता है। इसका टेक्सचर कैसा होता है? लोमी एंड सिल्टी। ओके, ये लोमी और सिल्टी होता है इन वैली साइड्स, कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स। स्नो कवर्ड एरियाज, सो दीज एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन, एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है? डेन्यूडेशन देखने को मिलता है, एंड ये जो स्नो कवर्ड एरिया है इट बिकम्स एसिडिक। ओके, एसिडिटी इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग फॉर द सॉइल? एसिडिक नेचर इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट इज अ बैड थिंग। ओके, बिकॉज क्या होता है, कब एसिडिक होता है? जब आपको प्रॉपर फैक्टर्स आपके आपके लिए इंटरप्ले में नहीं रहते, और लो ह्यूमस कंटेंट, fertility, so lower parts of valleys, river terraces and alluvial fans are fertile. So lower parts of valleys होता है, river terraces होता है, and alluvial fans are fertile. Soil erosion and conservation, so denudation of soil cover followed by washing down. Natural causes क्या होता है? Wind, glacier and water erosion. ओके, ह्यूमन कॉजेस, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। तो ये सारे की वजह से सॉइल इरोजन होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, व्हाट आर दोस? तो सबसे ऊपर होता है शीट इरोजन। वाटर फ्लोज आर शीट वॉशिंग अवे द टॉप सॉइल। तो आपने देखा होगा ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम, ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है? द टॉप सॉइल रन्स ऑफ। फिर विंड इरोजन होता है, लूज सॉइल ब्लोन ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड। ऊपर वाला जो सॉइल है वो ब्लो अवे हो जाता है। इरोजन फ्रॉम डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स, तो आप गलत तरीके से प्लाविंग करते हैं, उसके वजह से भी ऑलराइट ये हो सकता है। मेजर्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन? तो कॉन्टूर प्लाविंग। कॉन्टूर प्लाविंग में क्या होता है? प्लाविंग अलोंग कॉन्टूर लाइंस टू स्लो वाटर फ्लो। टेरेस कल्टीवेशन, स्टेप्स कट इनटू स्लोप्स टू क्रिएट टेरेस। तो कैसे होता है? ऐसे देखो, जैसे सपोज माउंटेन्स होता है ना, उसमें आप क्या करते हो? स्टेप वाइज ऐसे काट देते हो। ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है टेरेस कल्टीवेशन। ऑलराइट, यस। एंड देन कॉन्टूर प्लाविंग। कॉन्टूर प्लाविंग क्या होता है? आप जो है वाटर को के फ्लो को स्लो करने के लिए आप क्या करते हो? कॉन्टूर लाइंस के आसपास, ओके, आप जो है प्लाव करते हो, जिसके वजह से वाटर का जो फ्लो है वो क्या होता है? वो कम हो जाता है। ओके, वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। ठीक है, करेक्ट। शेल्टर बेल्ट, तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है? रोज ऑफ ट्रीज, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू क्रिएट शेल्टर। आप क्या करोगे? सॉइल इरोजन से बचाने के लिए बहुत सारे आप क्या करोगे? ट्री लगा दो। और ट्री जो है वो एक तरीके से सॉइल में अपना रूट्स बाइंड करके आपके जो है, ओके, आपके जो है सॉइल को इरोड होने से बचाएगा। ओके, लैंड यूज डेटा इन इंडिया अवेलेबल फॉर 93% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इसी क्यों? बिकॉज 7% ऑफ द एरिया जो है इट हैज नॉट बीन रिपोर्टेड बाय द स्टेट्स। ओके, या एरियाज आर ऑक्यूपाइड बाय अदर कंट्री। उसमें एग्जांपल क्या है? जैसे अक्साई चिन है, पीओके है, उसका डेटा हमारे पास नहीं है। ओके, बिकॉज इट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय अदर कंट्री, और कहीं कहीं पे स्टेट्स ने भी अपना कंप्लीट डेटा नहीं दिया है। ऑलराइट, इंडियाज राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स, इट हैज बीन granted beyond the exclusive economic zone in the इंडियन ओशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगनीज नोड्यूल्स। अब इसको देखना, मैंगनीज नोड्यूल्स आपको देखना होगा। अभी इंडिया को और भी मिला है मीथेन हाइड्रेट, इफ यू गाइस रिमेंबर। मीथेन हाइड्रेट्स जो है जो सीज में होते हैं, इंटरनेशनल सीबेड अलायंस, आईएसए, दिस वाज अ क्वेश्चन इन 2021 प्रीलिम्स, 2021 में था, मीथेन हाइड्रेट्स को करने के लिए। करेक्ट, जमाइका में है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जिसमें बहुत सारे मेटल्स जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, व्हाट इज क्लब ऑफ रोम? तो क्लब ऑफ रोम जो है वो एक तरीके से एडवोकेट करता है रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। इसके वेबसाइट पे जरूर जाना है आपको।
हैव टू गो टू देयर वेबसाइट एंड सी फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखना इंडिया को क्या क्या परमिशन मिला हुआ है, 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ओके। ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन में क्या था? सो इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडवोकेटिंग इट फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। इसने पब्लिश किया था आर कॉमन फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने पहले भी बताया था, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला कंसेप्ट आया था, और उन्होंने आर कॉमन फ्यूचर करके बुक निकाली थी 1987 में। ये पता ये कहाँ था? ये योजना में, ये आपके योजना में प्रेजेंट था 2023 के, नहीं 2022 के योजना। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ओके, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, अगर आपको याद होगा। सो रियो अर्थ समिट इसको बोलते हैं। अभी भी हम उसका कॉप्स होता है, कॉप 27, कॉप 28 चल रहा है अभी। ऑलराइट, एजेंडा 21 वहीं से आया। ओके, और वहां पर हमने क्या किया था, रियो कन्वेंशन में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ओके, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स जो है वो यहां से आए थे। ओके, ठीक है। और ये जो है आपको क्या करना है बताओ? आपको जाना है रियो कन्वेंशन के वेबसाइट पे, यूएनएफसीसीसी के वेबसाइट पे। ओके, और वहां पर जो है आपको देखना है। ठीक है, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आया था दोस्त। ओके, इट केम इन द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड कमीशन की ही रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है उसको लाया गया था। ओके, एजेंडा 21 क्या है? इट इज अ declaration which is signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, in Rio de Janeiro, Brazil. It aims to achieve global sustainable development. इसके वेबसाइट पे जाके all kinds of information that is possible आप इसको जो है लेके आएंगे। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, लेट अस टॉक अबाउट इट। सो इंडिया में जो है, सुबह ही हमने पढ़ा था वैसे तो, लेकिन कुछ स्पीशीज होते हैं विच आर थ्रेटेंड। तो एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज फ्लोरा एंड 20% ऑफ इंडियाज मैमल्स आर थ्रेटेंड। सो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि पिंक हेडेड डक। अभी पिंक हेडेड डक आपको आसाम में देखने को मिला था बहुत सालों के बाद। इफ यू गाइस रिमेम्बर, आसाम में एक न्यूज था पिंक हेडेड डक के बारे में, दैट वो जो है बहुत दिनों के बाद, मतलब इट वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। देन चीता, चीता क्या है? दीज आर चीता, आपको एशियाटिक चीता सिर्फ कहाँ मिलेगा? ईरान में मिलेगा, इंडिया में तो मिलना बंद हो गया। देन माउंटेन क्वेल एंड द फॉरेस्ट स्पॉटेड आउल। इसको क्या करना है आपको? विकी करना है। इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए। प्लांट्स जैसे वाइल्ड महुआ, मधुका इंसिग्निस एंड हुबार्डिया हेप्टान्यूरॉन विच इज अ ग्रास स्पीशीज। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज कैसे करना है? नॉर्मल स्पीशीज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर सर्वाइवल, जैसे कैटल है, काउज हो गया, बफेलोज हो गई। ओके, ये सारी जो चीजें हैं। सैलपाइन, रोडेंट, चूहा, ये तो नहीं बोल रहे चूहा चूहे बचाओ, कोई नहीं बोल रहा। ह्यूमंस, इंडेंजर्ड स्पीशीज आपका एशियन लायन, बंगाल टाइगर, ये आपका ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन है। इंडेंजर्ड में भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंडेंजर्ड, नॉर्मल इंडेंजर्ड जिसका पॉपुलेशन 250-300 तक होता है, और एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब अब क्रिटिकल है, 60-70 मुश्किल से बचता है, और 60-70 के पॉपुलेशन में हो सकता है कि आने वाले समय में वो सारे लोग खत्म हो जाए। रेयर स्पीशीज, तो स्मॉल पॉपुलेशन पहले से जिनका रहता है, जिनका जेस्टेशन पीरियड लार्ज होता है, जो एक ही बच्चे को जन्म देते हैं बाय देयर नेचर, उसमें डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये सारे आ जाते हैं। देन देयर आर वल्नरेबल स्पीशीज, तो इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, और दे आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द कमिंग डेज। तो इसमें क्या होता है? हिमालयन ब्राउन बेयर और एशियाटिक बफेलो। ओके, कल हमने, याद होगा आपको, वाइल्ड वाटर बफेलो इंद्रावती में हमने बताया था, द वन ऑफ द लास्ट रेफ्यूज। ओके, ऑल राइट। उसके बाद एंडेमिक, एंडेमिक स्पीशीज,
जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलते हैं, जैसे कि अंडमान टील एंड निकोबारी पिजन, वो मतलब सिर्फ उसी एरिया में मिलेगा। ऑलराइट, वो जो है सिर्फ उसी एरिया में मिलता है, ठीक है। हिमालयन ब्राउन बेयर, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हिमालयन ब्राउन बेयर? इज इट क्रिटिकली इंडेंजर्ड? नहीं नहीं नहीं, एक देखो, एक ब्राउन बेयर है, हाँ, दैट इज ब्राउन बेयर एंड दैट इज लीस्ट कंसर्न। एलसीए जो रशिया वशिया में नहीं फाइट करते रहते हैं रशियंस के साथ, वोडका पीते रहता है, दैट इज लीस्ट कंसर्न। लेकिन हिमालयन बेयर में शी इज करेक्ट, व्हाट विभा इज सेइंग इज करेक्ट, उसका जो हिमालयन सब स्पीशीज है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, वो जो है हिमालयन ब्राउन बेयर इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाँ नहीं, और करेक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड सही बोल रहे हो। अब आ जाते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, दीज आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज इन नोन और लाइकली एरियाज एंड आर थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। जैसे कि आपका एशियाटिक चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, और पिंक हेडेड डक जो है, ओके, पिंक हेडेड डक जो है वो भी जो है खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट। लेकिन अभी जो है पिंक हेडेड डक आसाम में ये जो है इसको देखने को मिला था कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। ओके, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखते हैं। ओके, इसको क्या रखते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर, ये सारे यहाँ पर प्रॉब्लम होते हैं। ओके, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट भी है। ओके, अब जो है इंडिजिनस एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज आर मार्जिनलाइज्ड एंड इम्पॉवरिश्ड, तो उनको हम लोग कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते हैं फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स। ओके, तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन इंडिया? Wildlife Protection Act 1972. So provisions for protecting habitats and publishing an all India list of protected species. Bans hunting, protects habitats, restricts wildlife trade. इसका अभी एक अमेंडमेंट आया था, उसको हमने आई थिंक पढ़ा भी है, इफ यू गाइज रिमेम्बर इन द PT 365 क्लास। ओके, central government initiatives to protect specific animals like tiger, one-horned rhinoceros, inclusion of plants in the protected species list। तो अब फ्लोरा भी ये जो WPA के शेड्यूल में है उसको उसमें हमने डाल दिया है। गवर्नमेंट मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है? देयर आर रिजर्व फॉरेस्ट, देयर आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड देन देयर आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट। व्हाट इज रिजर्व फॉरेस्ट? इट इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन, इट कवर्स ओवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड। यहाँ पर आप जो है नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर जो है आप नहीं कर सकते हो नॉर्मल एक्टिविटी। देन देयर आर प्रोटेक्टेड एक्टिविटी, sorry, protected forests which are declared by the forest department and covers 1/3, 33% of the total forest area, ये जो है 50% प्लस है। unclassed forest, these are other forests and wastelands belonging to the government and private individuals। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का जो फॉरेस्ट होता है और जो गवर्नमेंट का फॉरेस्ट होता है उसको अनक्लास्ड फॉरेस्ट में डालते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज क्या है? आप ट्रेडिशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके कर सकते हो, ठीक है, जैसे चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन। देन कम्स योर JFM, दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करती है। ओके, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करती है। एंड ओडिशा इनिशिएटेड द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहां पर याद रखना कौन सा स्टेट था जिसने पहला JFM किया था? इट वाज ओडिशा। ओके, sacred groves, तो एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ इन नेचर वर्शिप, प्रिजर्विंग वर्जिन फॉरेस्ट कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स। वर्जिन फॉरेस्ट क्या होता है? अनटच्ड फॉरेस्ट, उसको किसी ने आज तक छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की है, और वो जो है बहुत सेक्रेड होता है, ठीक है। ओके, एशियन चीता, इट वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। डांपा कहां पर? डांपा टाइगर रिजर्व, इट इज इन मिजोरम। ओके, इट्स इन मिजोरम। वेयर इज पलामू? इट इज पलामू, इट्स इन झारखंड। वाल्मीकि कहां पर है? वाल्मीकि कहां पर है? बिहार में, ठीक है।
ओके, एनरिचमेंट प्लांटेशन, सो दीज आर सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज जिसको एक्सटेंसिवली प्लांट करते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इसको इसको लाए थे फॉर कमर्शियल पर्पसेस, लेकिन उसके वजह से नेचुरल फॉरेस्ट डैमेज होते हैं। एग्जांपल क्या है, टीक का मोनोकल्चर, मतलब एक पूरे एरिया में सिर्फ टीक का फॉरेस्ट। ओके, चीर पाइन प्लांटेशन। ओके, हिमालयन यू, हिमालयन यू जो है जिसको टैक्सस वालाचियाना बोलते हैं, दीज आर मेडिसिनल प्लांट यूज टू ट्रीट सम कैंसर विथ कंपाउंड टैक्सोल। सो जो है टैक्सोल करके एक बहुत ही फेमस ये कैंसर ट्रीटमेंट बन चुका है, और इसको जो है कमर्शियली भी एक्सप्लॉइट करने का लोग सोच रहे हैं, और इसको बहुत सारे जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है इसके पीछे पड़े हुए हैं। एंड दीज आर फाउंड इन हिमाचल एंड अरुणाचल। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, उसके अंदर आपको एनटीसीए देखने को मिलेगा। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एनटीसीए? इट इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके, ऑलराइट। सो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन एफर्ट लाइक नमामि गंगे, एनएमसीजी, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर ट्रेंड आई थिंक वी हैव डन इन द पीटी 365 क्लास, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू स्टडी। ऑलराइट, ऑलराइट, ये जो है ठीक है, ये चैप्टर इज ओवर, आर चैप्टर इज ओवर। अब वाटर कंजर्वेशन पे आ जाते हैं। सो वाटर कंजर्वेशन, तो एंशियंट कंस्ट्रक्शन जैसे डैम्स, रिजर्वॉयर, एम्बैंकमेंट, कैनाल्स बिल्ड फॉर इरिगेशन इन एंशियंट टाइम्स। आज के डेट में क्या होता है, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो हाइडल जनरेशन होता है। हाइडल जनरेशन कैसे होता है, ऊपर से पानी गिरता है, ऊपर से पानी गिरता है, तो जिस फ्लो से पानी गिरता है, जो टरबाइन है, इट स्टार्ट्स टू ग्रो। ओके, टरबाइन जो है जितना ऊपर से गिरेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना तेजी से टरबाइन मूव करेगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल भाखरा नंगल। सो डैम्स करना है, डैम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव बॉट दैट इंडियन ईयर बुक। ऑलराइट, इंडियन ईयर बुक का नोट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन जो है दे रखा है। ओके, ठीक है, उसमें क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको दे रखा है। ठीक है, तो आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम दैट एंड कीप सेंडिंग यू गाइस। उसको पढ़ना जरूर, ठीक है, जो नोट्स भेज रहा हूँ, इट्स नॉट देयर फॉर सम काइंड ऑफ फ्लेक्स और सम काइंड ऑफ नोवेल्टी। उसको पढ़ना है, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लो, दिन में 5 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के रिवाइज कर लो। ऑलराइट, बड़े बड़े डैम के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, तो हाँ, डैम्स का लिस्ट आपके पास रहना चाहिए, ऑल द बिग डैम्स। अब ऐसा नहीं कि सारा डैम कर ले, जैसे हीराकुड कहाँ पर है ये पता रहना चाहिए, इट्स अ ग्रेविटी डैम और व्हाट काइंड ऑफ डैम इट इज, ये सब पता रहना चाहिए। ठीक है, इशू क्या है लार्ज डैम के साथ, सो इट रेगुलेट्स एंड डैमिंग रिवर्स डिसरप्ट देयर नेचुरल फ्लो लीडिंग टू पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है डैम की वजह से। उसके वजह से सिल्ट डिपोजिशन, तो सिल्ट डिपोजिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस रिवर के लिए, डीसिल्टिंग प्रोसेस जहां पर हमेशा चलते रहता है, दैट इज फॉर ब्रह्मपुत्र। ओके, दैट इज फॉर ब्रह्मपुत्र। ओके, हाँ, सोन रिवर के लिए भी है, यू आर करेक्ट। आई थिंक हु वाज दैट, आई थिंक अमोघ सेठ, हाँ, सोन रिवर के लिए भी बड़ा एक प्रॉब्लम। ऑलराइट, डैम्स के वजह से रिवर इकोसिस्टम में बड़ा एक प्रॉब्लम आता है, पीपल जो, ओके, ऑलराइट, पीपल जो होते हैं वहां पर डिस्प्लेस हो जाते हैं। वहां के जो आपने देखा होगा दैट एलिफेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल वन एनिमल्स हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है इफ एनी डैम इज कंस्ट्रक्टेड। ऑलराइट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और तेहरी डैम आंदोलन जो है, अगर आपको याद हो, ओके, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज हैपेंड। क्रॉपिंग पैटर्न पे भी चेंज होता है बिकॉज सॉइल सैलिनाइजेशन पे चेंज आ जाता है डैम्स की वजह से। सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो ये दिस इज समथिंग दैट विल बी कवर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लास। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अगर आपको याद है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है, अगर उसका ट्राइब्यूनल बनता है, और ट्राइब्यूनल जो है
उसका अगर रिजल्ट आ जाता है तो कौन से कौन से कोर्ट को अपील होता है बताओ? हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं, किसी को अपील नहीं कर सकते। दैट इज फाइनल। द जो भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट कैसे बनता है? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स। और रिक्वेस्ट जब करती है स्टेट तो एक तरीके से बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है कि आप इसको जो है, ये जो इसमें आएगा रिजल्ट, इट विल बी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ओके, ठीक है। फ्लड कंट्रोल नहीं हो पाता है डैम्स की वजह से, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक, वाटर बॉर्न डिजीजेस, पेस्ट पोल्यूशन। ओके, ओके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो व्हाट आर द टेक्निक्स? तो रेन वाटर को यूज करना बेसिकली। सो हिल एंड माउंटेन रीजन्स पे पीपल हैव बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल्स और कुल्स। ओके, देन इन राजस्थान पीपल यूज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में इनंडेशन चैनल्स वेयर डेवलप्ड फॉर फील्ड इरिगेशन। तो फील्ड इरिगेशन के लिए इनंडेशन चैनल इन्होंने बना रखा है। उसके बाद एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चर फील्ड वेयर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स लाइक खादिन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, खादिन्स जो है जैसलमेर में, राजस्थान में यूज होता है जोहाड़। वो जोहाड़ क्या होता है? जोहाड़ इज ए ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स इन राजस्थान। तो ये सब हो सकता है, आपसे मैच करके पूछ सकता है यूपीएससी, बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, ऑलराइट। सो सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ मिला है? श्रृंगावेरापुरा नियर अलाहाबाद इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। हिस्टोरिकली 14th सेंचुरी में हौज खास बनाया गया था, ठीक है, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई इल्तुतमिश विच सप्लाइड वाटर टू द सिरी फोर्ट एरिया। ऐसे जो हौज खास वाला एरिया है, इन जनरल हम जो प्रॉपर उसका डेवलपमेंट है उसको अलाउद्दीन खिलजी को भी हम एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टैंक है हौज खास वाला, जो स्टेप वेल है, इसको बाउलीज भी कहते थे। ओके, दैट वाज मेड बाय इल्तुतमिश। आज भी आपको बाउलीज मिल जाते। ओके, हौज खास इज अ लेक एरिया, लेक वाला एरिया, ठीक है। नोटेबल प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? सरदार सरोवर डैम, नर्मदा बचाओ आंदोलन और कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। ये सारा जो है, सरदार सरोवर डैम क्या क्या स्टेट को कवर करता है? नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। ओके, देन नर्मदा बचाओ आंदोलन, सो इट्स एन एनजीओ दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट। ये मेधा पाटकर करके एक है, उन्होंने किया था। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, इट रेज्ड ऑब्जेक्शन बाय कर्नाटक एंड आंध्र गवर्नमेंट regarding the diversion of water at कोयना। वेरी इंपॉर्टेंट, कोयना रिवर, भीमा रिवर याद है, ट्रिब्यूटरीज भी होते हैं। ओके, ओके। सो बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑलराइट, सो दिस इज, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ आर, ठीक है। ऑलराइट, ये मेधा पाटकर थी ना नर्मदा बचाओ आंदोलन में? इट वाज मेधा पाटकर, राइट? है ना। अब तीस्ता सेतलवाद जो है, तीस्ता सेतलवाद आई थिंक कोई एनजीओ चलाती थी, राइट? तीस्ता सेतलवाद जो है 2002 रायट्स वाली है। शी इज जो है वो बेसिकली 2002 रायट्स वाली है, ठीक है। हाँ, चलो, ऑल राइट।